गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके एक सीरीज प्रारंभ किए हैं और इसी के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन करते हुए आज भारत के भौतिक विभाजन का एक पाठ प्रारंभ करने चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय तटीय मैदान और इसमें भी पश्चिम तटीय मैदान की चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व हम लोग प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन किया है, उसके पश्चात उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों का अध्ययन किया है, तत्पश्चात हम लोगों ने उत्तर के विशाल के मैदान का डिस्कशन किया है और आज का जो डिस्कशन है यह भौतिक विभाजन का लास्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा और इसी में पहला पार्ट है तटीय मैदान। तो आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। वैसे भी प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आप लोगों के समक्ष समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध करा रहे हैं और आप लोग काफ़ी बेहतर ढंग से उसका आंसर भी दे रहे हैं। बस इसी प्रकार आप प्रयास जारी रखिएगा, नो डाउट आपका एग्जाम में रिजल्ट अवश्य मिलेगा। और वैसे भी एग्जाम से पूर्व हम आपके समक्ष उस पर्टिकुलर एग्जाम को ध्यान में रख करके मैराथन क्लास भी लेकर के आएंगे, जिसमें संपूर्ण डिस्कशन एक ही क्लास में या दो क्लास में कर लिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास अपनी प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्कशन किया जाएगा, यह डिस्कशन किया जाएगा तटीय मैदानों का। अब अगर तटीय मैदानों की हम बात करें तो सबसे पहले हम एक सेकंड थोड़ा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक भारत का मैप ले लेते हैं और इसी मैप के आधार पर हम दोनों तट की बात करेंगे। यहाँ पर ये है भारत का एक आउटलाइन मैप है और इसी मैप के प्रसंग में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना है तटवर्तीय क्षेत्रों का। यह भारत का एक आउटलाइन मैप है। ये भारत का एक मैप है और इसी संदर्भ में हमको तट का बात करना है। किसकी बात करना है? तटवर्ती क्षेत्रों की। अब तटवर्ती क्षेत्र में एक तट इधर का है, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। वैसे भी इसकी चर्चा संक्षेप में अगर देखा जाए तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब चर्चा कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी तटीय मैदान में कुछ अंतर होता है। क्योंकि जब आप सागर की तरफ से, अरब सागर की तरफ से ऐसे कोस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जो एरिया मिलता है यह मैदान का मिलता है। किसका मिलता है? यहाँ पर आपको कुछ मैदान मिलते हैं। उसके पश्चात जब आप थोड़ा सा और इंटरनल पार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ पर्वतीय सेक्शन मिलते हैं। तो वैसे कोस्ट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले मैदान मिलता है, तो इससे मैदान का विस्तार अधिक है और एक प्रकार से जो घाट है उस घाट का विस्तार कम है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार ज़्यादा है और पूर्वी तटीय मैदान का भी विस्तार ज़्यादा है। दोनों में अंतर होता है। मैदान एक कह सकते हैं निक्षेपित स्थलाकृति होती है, जबकि पर्वत जो है यह एक भूगर्भिक गतिविधियों का परिणाम है, अर्थात उत्थान की गतिविधियों का परिणाम है। तो इसलिए दोनों में हमें डिफरेंस समझ में रखना है और उसी के अनुसार अपने क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो तटवर्ती जो मैदान है यह ज़्यादा विस्तृत है, जो घाट है इसका विस्तार सापेक्षतया कम है,
क्योंकि पश्चिमी घाट का जो विस्तार प्रारंभ होता है यह तापी नदी से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान का अगर विस्तार आप देखेंगे तो उसमें यहां पर गुजरात वाला सेक्शन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसी को हम यहां पर अध्ययन कर लेते हैं क्रम से और देखते हैं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जो हमें जानना चाहिए। यहां पर लिखा है भारतीय तट एवं द्वीप समूह। इसके संदर्भ में लिखा है भारत की जो तट रेखा है यह लगभग 7,517, वैसे 7,516 के आसपास रहता है, तो 17 किलोमीटर लंबी है। और यह भी अगर देखा जाए यह पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर के प्रारंभ होता है, अर्थात गुजरात का जो कच्छ का रण है यह वाला जो सेक्शन है यह कच्छ का रण है, तो यहां से प्रारंभ होता है। तो कह रहा है इसका विस्तार जो है कच्छ के रण से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक फैला हुआ है। अर्थात जो हमारा ये तटवर्ती क्षेत्र है यह कच्छ के रण से प्रारंभ होता है और इधर आते हैं तो यहां पर यह है गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, यहां तक फैला हुआ है हमारा पूरा तटवर्ती मैदान। इसलिए इसकी टोटल लंबाई 7,516.6 या 7,517 किलोमीटर मानी जाती है। और इसी में कुछ हमारे कह सकते हैं द्वीपीय एरिया भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिसमें लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। ये हमको एकदम क्लियर होना चाहिए। वैसे इसकी चर्चा हम लोग बहुत प्रारंभ में ही कर लिए थे जब भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, तो लेकिन पुनः इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब चर्चा का संदर्भ बदल चुका है क्योंकि यहां पर केवल हम तटवर्ती मैदानों की चर्चा कर रहे हैं। यह जो तट है यह तटीय मैदान एवं द्वीप समूह संरचना व धरातल की दृष्टि से स्पष्ट विभिन्नताएं रखता है। तो क्लियर सी बात है कि अंतर तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही होता है। तट की संरचना और स्वरूप के आधार पर इसको अलग अलग रूपों में रखा जाता है। यह पश्चिमी भाग में पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी भाग में पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम वाला पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व वाला जो है पूर्वी तटीय मैदान। तो यह पश्चिमी तटीय मैदान है और यह वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो यह हमको एकदम क्लियर होना चाहिए, एक पश्चिमी तटीय मैदान है और एक पूर्वी तटीय मैदान के रूप में इसे हम जानते हैं। और यह जो मैदान है या तो समुद्र की अपर्दन क्रिया द्वारा बने हैं। इसका तात्पर्य यह है, आप संक्षेप में समझिए पहले, कि यह पहले कोई न कोई एक पहाड़ी वाला सेक्शन था, इधर भी कोई न कोई पहाड़ी था। तो सागर की लहरें इस पहाड़ को काट काट करके मैदान बना देती हैं। साथ में नदियां ऊंचाई वाले भाग से तट की तरफ आती हैं और अवसाद काट काट के ला करके निचले एरिया में जमा कर देती हैं। तो जो मैदान बनते हैं, मैदान दो प्रकार से बनते हैं, या तो मैदान निक्षेपात्मक होंगे या मैदान अपर्दनात्मक होंगे। दोनों प्रकार से मैदान का निर्माण होता है। और ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि एक मैदान केवल डिपोजिशनल है, इरोजनल नहीं है। हर मैदान में डिपोजिशनल और इरोजनल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता ही होता है, बस किसी का परसेंटेज ज्यादा हो जाता और किसी का परसेंटेज कम हो जाता है। तो वही संदर्भ यहां पर लिखा है कि यह मैदान या तो समुद्र की अपर्दन क्रिया द्वारा बने हैं या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी, कांप यानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बने हैं। इसी को हम कहते हैं जलोढ़। क्या कहते हैं? जलोढ़। क्योंकि जल के द्वारा लुढ़का करके लाई गई है। जब जल के द्वारा लुढ़का करके लाए गए अवसाद का डिपोजिशन होता है तो उसको कहते हैं जलोढ़, अर्थात जलोढ़क मृदा, या इसी को कहते हैं कांप सॉइल। क्या कहते हैं? कांप सॉइल द्वारा बने हैं। इनको दो प्रमुख भागों में रखा जाता है, एक होता है पश्चिमी तटीय मैदान और एक है पूर्वी तटीय मैदान। तो इसमें से हमको जो आज चर्चा करनी है यह पश्चिमी तटीय मैदान की चर्चा आज करनी है। तो आइए देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के विषय में। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान के विषय में एक्सप्लेन करें तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यह जो मैदान है पश्चिमी घाट, क्या पश्चिमी घाट के पश्चिम में, क्लियर रखिएगा क्योंकि हम फिर से मैप पे आ जाते हैं, क्योंकि मैप के बगैर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यह अगर मानते हैं यह हमारा है पश्चिमी घाट, क्या है? अब देखो पश्चिमी घाट थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये छोटा कर देते हैं।
ये मान लेते हैं हमारा, ये है पश्चिमी घाट, और ये जो एरिया है पूरा कंप्लीट ए वाला, ये तट है हमारा। ये क्या है? ये तट है। तो तट हमारा ज्यादा है और घाट हमारा कम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर तट की तरफ से हम आगे बढ़े तो तट पे सबसे पहले मैदान मिलता है, उसके पश्चात घाट मिलता है। तो घाट थोड़ा दूर है, या हम कह सकते हैं कि जो मैदान है वह घाट के पश्चिम में है। किधर है? घाट के पश्चिम में है। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ पर लिखा गया है तथ्य, इस तथ्य को ध्यानपूर्वक रखिएगा। यह मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में है। किधर है? पश्चिम में है। और कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? कुमारी अंतरीप तक। कुमारी अंतरीप जो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वही है केप कमोरीन। क्या है? केप कमोरीन तक फैला हुआ है। और पूर्वी तट की अपेक्षा जो है, क्योंकि पूर्वी तट भी है, तो पूर्वी तट की अपेक्षा ध्यान रखिएगा अधिक विभिन्नताएं रखता है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तट में उतनी विषमताएं नहीं हैं जितनी विषमताएं पश्चिमी तटीय मैदान में हैं, क्योंकि पूर्वी तट जो है वहां पर ज्यादातर जो मैदान बने हैं वो डिपोजिशनल हैं, लेकिन जो पश्चिमी तट का मैदान है यह इरोजनल भी है और डिपोजिशनल भी है। इसलिए यहाँ पर विषमताएं भी थोड़ी अलग प्रकार की हैं। तो इसलिए लिख रहा है कि पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं रखता है। इस मैदान की जो औसत चौड़ाई है यह 64 किलोमीटर है। अर्थात जो पश्चिमी तट का मैदान है, इसकी अगर ऑन एवरेज चौड़ाई हम देखें तो लगभग 64 किलोमीटर चौड़े में ये फैला हुआ है। नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। क्योंकि अगर बात करें पश्चिमी घाट की या पश्चिमी तटीय मैदान की, जो दो सबसे प्रमुख नदियां हैं वो नदियां हैं नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी जब दो प्रमुख और बड़ी नदियां हैं, तो इनके द्वारा अवसाद भी काफी मात्रा में लाके डिपॉजिट किया जाएगा। और जब अवसाद का डिपोजिशन काफी ज्यादा होगा तो मैदान की चौड़ाई भी थोड़ी यहां पर अधिक हो जाएगी। यह हमको एकदम स्पष्ट रखना होगा। इसलिए यहां पर इसकी चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर प्राप्त हो जाती है और अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। ऐसा नहीं है कि सर्वत्र इसकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर ही है। औसत का तात्पर्य होता है कहीं पर अधिक कहीं पर कम। तो सर्वाधिक आपको जो चौड़ाई मिलती है यह नर्मदा और तापी के मुहाने पर मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर से भी कम मिल जाती है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी होती हैं, क्योंकि बगल में घाट है। घाट से नदियां उतरती हैं तो बहुत लंबा यह डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। यह तुरंत कहां पहुंच जाती हैं? तुरंत पहुंचती हैं यह कहां पर? अरब सागर में। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं यहां पर कि अगर एक घाट से उतरेगी नदी, तो अगर पश्चिमी घाट के पश्चिमी पार्ट से कोई नदी उतरती है तो यह अतिशीघ्र कहां पहुंच जाएगी? या अरब सागर में पहुंच जाएगी। तो यहां पर एक छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन अगर यही इधर की तरफ निकल रही है तो यह लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां आती है? पूर्वी घाट पर या पूर्वी तटीय मैदान की तरफ आती है। तो पश्चिमी घाट की तरफ जो नदियां होती हैं यह छोटी होती हैं और तीव्रगामी होती हैं, क्योंकि ऊंचाई वाले भाग से यह लो लैंड एरिया में जब प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर इनका गति भी सर्वाधिक होती है। तो इसलिए इधर की नदियां जो होती हैं छोटी होती हैं प्लस तीव्रगामी होती हैं। इसी के साथ अगर आप देखें, अतः इनके पानी का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत या जल यातायात आदि किसी भी कार्य में नहीं हो पाता है। भाई काम में तो तब लाया जाए ना कि कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करें। ये डिस्टेंस उतना ट्रेवल ही नहीं कर पाते हैं, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते तो इनमें जल का क्वांटिटी भी काफी कम होती है। और जब क्वांटिटी काफी कम होगी और लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए नहरों का विकास भी व्यापक तरीके से नहीं हो पाता है। तो सिंचाई में भी इनका उपयोग नहीं हो पाता। और जल विद्युत इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि नदियां छोटी हैं। छोटी हैं तो इनमें जल का अभाव होता है, तो इसलिए जल विद्युत परियोजनाएं भी इस पर निर्मित नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए ये सब लिखा गया है कि यहाँ पर सिंचाई के लिए भी यह नदियां उतनी उपयोगी नहीं होती हैं। साथ में जल विद्युत का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। यातायात का वैसे भी विकास नहीं हुआ क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी छोटा है। और डिस्टेंस काफ़ी छोटा है और वो भी प्लेन एरिया में फ्लो नहीं करती हैं। पर्वत से उतरती हैं, मैदान से होते हुए तुरंत पहुँच जाती हैं कहाँ पर? अरब सागर में पहुँच जाती हैं। तो डिस्टेंस काफ़ी छोटा है और वो भी जो जिस एरिया से यह फ्लो करती हैं वह एरिया विषम है। तो इसलिए यहाँ पर यातायात के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है।
और इस विशेषता के कारण यह अपने मैदान का विस्तार भी नहीं कर पाती हैं। जब डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगी तो अवसाद भी कम होगा। तीव्रगामी है, जो अवसाद रहता भी है ले जाके सागर में डाल देती हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान उतना व्यापक नहीं है जितना व्यापक पूर्वी तटीय मैदान है। उसके पीछे रीजन है कि नदियां तीव्रगामी हैं और छोटी हैं, अवसादों का यहाँ पर अभाव होता है। हाँ, कुछ मैदान बने हैं उसमें नदियों का डिपोजिशनल रोल है, लेकिन कुछ मैदान ऐसे भी हैं कि जो हमारी वेब हैं, सी वेब का जो इरोजनल प्रोसेस है या अपरदनात्मक कार्य है, उससे भी मैदान का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, अगर इसकी संरचना के विषय में हम बात करें और महाद्वीपीय मग्न तट के विषय में बात करें, तो पश्चिमी तट का सबसे पहले अगर हम संरचना की बात करें तो फिर मग्न तट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की संरचना, उसके पश्चात देखेंगे मग्न तट। मग्न तट क्या होता है इसकी चर्चा तो आगे की ही जाएगी, लेकिन अभी संक्षेप में हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तटीय मैदान की। तो मैदान के पूर्व में पश्चिमी घाट की दीवार की भांति पाए जाते हैं, अर्थात जब आप कोस्टल एरिया से, कोस्ट से पूरब की तरफ गमन करते हैं तो सबसे पहले अरब सागर है, अरब सागर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो मैदान मिलता है, और मैदान के और पूरब बढ़ते हैं तो आपका पश्चिमी घाट मिलता है जो दीवार के समान खड़ा है। मैप में आप लोग देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। इच्छा करे तो फिर से मैप पे आ जाओ, जितनी बार चाहो इतनी बार मैप पे आ जाओ। तो यहाँ से आप जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैदान मिलता है, और मैदान के और थोड़ा सा अगर पूरब में जाते हैं तो यह खड़ी दीवार के समान आपका पश्चिमी घाट मिलता है। तो वही संदर्भ यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैप को आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। साथ में यहां पर है कि यह जो है पश्चिमी घाट भूगर्भिक उत्पातों के कारण ऊपर की ओर उठ गए हैं। पश्चिमी घाट, वैसे इसके विषय में बहुत व्यापक चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप का विकास हुआ है। वैसे इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में टक्कर करती हैं, लेकिन उससे पूर्व क्या था कि यह जो इंडिया वाला प्लेट था यह बेसिकली आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो जब अतीत में हमारा जो एक प्रकार से पैंजिया था, पैंजिया का विखंडन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, उसके पश्चात गोंडवाना लैंड का पुनः जब विखंडन हुआ तो एक प्लेट आपका इंडिया हो गया, एक प्लेट अफ्रीका हो गया, एक प्लेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक प्लेट आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। तो इंडियन जो प्लेट है यह बेसिकली वहां पर भूगर्भिक गतिविधियों से जब प्लेट का एक प्रकार से गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ है तो बीच का जो भ्रंश था वह अरब सागर या इंडियन ओशन का रूप ले लिया है, और जो उठा हुआ भाग है यह इंडियन प्लेट है या इंडियन महाद्वीप है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है कि भूगर्भिक उत्पातों के कारण ऊपर की ओर उठ गया है। उत्पात मतलब भूगर्भिक गतिविधियों के कारण यह निर्माण हुआ है, और इनके पश्चिम का भाग समुद्र में डूब गया है। अर्थात कोई पहले एक प्लेन था, प्लेन ही था ना, तो जब भ्रंशन हुआ तो एक भाग ऊपर रह गया, एक भाग नीचे चला गया। जो भाग ऊपर रह गया यह आपका इंडिया का पार्ट हो गया, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और जो भाग सबडक्ट कर गया वहां पर अरब सागर हो गया, और उसके एक तरफ अफ्रीका वाला हो गया। तो यही था कि प्लेन एक ही था, भ्रंशन हुआ, एक भाग अफ्रीका का एक भाग इंडिया का, बीच में जो नीचे का भाग हो गया यही हो गया अरब सागर, या यही भाग आपका इंडियन ओशन कहलाता है। पश्चिमी ढालों को समुद्री लहरों ने काट काट करके साकरे तटीय मैदान का निर्माण किया है, क्योंकि जो समुद्री लहरें हैं इसको क्या करती हैं, कट करती हैं और मैदान का निर्माण करती हैं। लेकिन क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत के बहुत बड़े भाग में लावा की अनेक परतें बिछ गई हैं, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में कालखंड में कई चरणों में बसाल्ट मैग्मा का उद्गार हुआ है, और जब बसाल्ट मैग्मा का उद्गार हुआ है तो इससे बना है प्रायद्वीपीय का जो ट्रैप है, जिसको कहते हैं प्रायद्वीपीय टैप, दक्कन का ट्रैप बना है। तो वही बात कह रहा है, अनेक परतें बिछ गई हैं। लावा की चट्टानें पश्चिम में पश्चिमी घाट तक सीमित हैं। कहां तक है? पश्चिमी घाट तक सीमित है, यह हमको क्लियर रखना है। और मेडलीकाट व ब्लेनफोर्ड भूगर्भवेत्ताओं का कहना है कि जो पश्चिमी घाट है यह कोंकण से एक दीवार की भांति ऊंचे उठे हैं, और जिनकी ऊंचाई लगभग 610 से 1220
मीटर तक है और कुछ स्थानों पर यह कट भी गई हैं, अन्यथा समुद्री कगार के अनुरूप ही दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो बातें की जा रही हैं, यह बात की जा रही है कि जो हमारा पश्चिमी घाट है यह बहुत ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, लेकिन आप जब अरब सागर की तरफ से देखते हैं तो आपको खड़ी दीवार जैसा नजर आता है। लेकिन जब सागर की लहरें इसको कट करती हैं तो कट करने से कई प्रकार के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लैंड फॉर्म को भी डेवलप करती हैं सागरी लहरें, और उसी में एक लैंड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं सी क्लिफ, अर्थात समुद्री कगार का निर्माण करती हैं। और भी कई प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, जब हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म, क्या पढ़ेंगे, स्थल रूप, और उस स्थल रूप में होता है समुद्री स्थल रूप, तो उसकी चर्चा होगी। उसी में एक स्थल रूप है सी आर्क या सी क्लिफ, तो इसका भी निर्माण समुद्री लहरों ने किया है, वैसे मैदान का निर्माण तो किया ही है। तो यह सब इसका बेसिक यहाँ पर स्ट्रक्चर है या बेसिक इसका यहाँ पर पॉइंट है। इसी प्रकार अगर मग्नतट की बात करें तो एक संदर्भ आपको क्लियर होना चाहिए, उसको हम थोड़ा यहाँ पर अलग प्रकार से डिफाइन कर देते हैं कि जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी अवश्य मिल जाए। यहाँ पर हम बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, और कहीं पर इस प्रकार से मग्नतट मिलते हैं, इस प्रकार से उभार मिलते हैं, इस प्रकार से आपको गर्त मिलता है, यहाँ पर सी माउंट मिलते हैं, यहाँ पर ग्योट मिलता है, और इस प्रकार से हमारे स्थल रूप पृथ्वी की सतह पे नजर आते हैं। यह हमारा है पर्वत है, पठार है, मैदान है, और यह जो भाग है अगर इसको हम डिफाइन करें तो यह जलमग्न है। क्या है, यह जलमग्न है। लेकिन जलमग्न होने के साथ साथ यह हमारा जो है इसको कहते हैं सी माउंट, इसको कहते हैं हम लोग ग्योट, और इसको हम लोग कहते हैं गर्त, और इसको कहते हैं उभार। क्या कहते हैं, उभार। इसको कहते हैं मग्न, यहाँ पर मग्न ढाल है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, और यहाँ का कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक का ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग मग्न तट, और जल यहाँ तक भरा रहता है। तो जहाँ पे स्लोप कम है, ये देखो स्लोप कम है, तो यह आपका मग्न तट है। इससे आगे बढ़ते हैं ढाल की तीव्रता हो जाती है, तो यह महाद्वीपीय, इसको सबके सामने लिखा जाता है महाद्वीपीय। क्या लिखा जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट, और ये है महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो यह इसके बेसिक संदर्भ है जो हमको ध्यान में रखना होगा। तो यही बात कर रहा है कि मग्न तट के बारे में। तो जो मग्न तट है थोड़ा इसको ध्यान रखिए, लिखा है कि यहाँ पर अधिक है। देखिए मग्न तट के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहा है, मग्न तट की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ पर अधिक है। मग्न तट क्या है, अधिक है पूर्वी तट की अपेक्षा। रीजन यहाँ पर काफी बेसिक है कि चूंकि जो हमारी नदियां हैं या सागर की लहरें हैं, यह पश्चिमी घाट को काट काट करके एक लंबा ढाल बनाती हैं। तो इसलिए यहाँ का जो मग्न तट है यह काफी लंबा है। साथ में विशेष रूप से यह कठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के समीप अधिक चौड़ा है। तो यह आपका जो कोंकण तट है या कठियावाड़ का तट है या गुजरात का जो कोंकण तट है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी अधिक पाई जाती है, और गोवा से लेकर के केरल तक इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। गोवा से लेकर के केरल तक इस महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई कम हो जाती है, जबकि जो उत्तर वाला सेक्शन यहाँ पर कठियावाड़ का सेक्शन है, गुजरात का सेक्शन है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। और कोंकण भी है, कोंकण अर्थात गोवा तक का सेक्शन आता है, वहां पर इसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, ज्यादा है। और इसका ढाल तट के निकट धीमा होता है। ढाल काफी मंद है, हम पहले बता चुके हैं, ढाल की तीव्रता कम होती है, जिसको हम कहते हैं मग्न तट। मग्न तट अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, किंतु समुद्र की ओर बढ़ने पर यह अधिक तेज होता जाता है, इसकी ढाल की तीव्रता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सागर की तरफ बढ़ती तीव्रता बढ़ती चली जाती है, और तट के चारों ओर सामान्य ढाल लगभग 1.5 से लेकर के 2 मीटर का होता है। 1.5 से लेकर के 2 मीटर तक का ढाल होता है, और खंभात की खाड़ी के निकट यह ढाल केवल 30 सेंटीमीटर का होता है। तो खंभात की खाड़ी में ढाल की तीव्रता मंद है,
जबकि अन्य जगह ढाल की तीव्रता थोड़ी ज़्यादा है। तो यह भी तथ्य है जो हमको ध्यान रखना है। और जबकि कुमारी अंतरीप के निकट सबसे अधिक लगभग 3 मीटर तक का ढाल यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में यह मग्नतट जो है पेट्रोल के भावी एवं वर्तमान भंडार हैं, इसके 5 उपखंड है। कितने उपखंड हैं? 5 उपखंड हैं, यह भी हमको ध्यान रखना है। अर्थात पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसके 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। लेकिन यहां तक का जो संदर्भ है यह अलग है और इसके बाद का संदर्भ अलग है। इसका तात्पर्य कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसके 5 उपभाग हैं, ये तो क्लियर रखना है। लेकिन जो पश्चिमी तट है अर्थात जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट पे जो है पेट्रोल के भावी एवं वर्तमान भंडार काफी व्यापक तरीके से पाए जाते हैं। और इसी में मिलता है कौन? मुंबई हाई है। कौन है? मुंबई हाई है। मुंबई हाई यह एक पेट्रोलियम कह सकते हैं प्रोडक्ट का काफी अच्छा भंडारण केंद्र है। तो इसलिए जो हमारा पश्चिमी तट का महाद्वीपीय मग्न तट है यह भावी एक प्रकार से पोटेंशियल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। और पूरे पश्चिमी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है, 5 उपभागों में बांटा जाता है। यह पांचों उपभाग कौन कौन से हैं इसको भी थोड़ा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला मैदान है कच्छ प्रायद्वीप अर्थात कच्छ की जो खाड़ी है वहां का मैदान। दूसरा है गुजरात का मैदान। तीसरा है कोंकण का मैदान। चौथा है मालाबार का मैदान। और पांचवा है दक्षिण का तटीय मैदान। तो यह इसके 5 उपभाग हैं। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी तटीय मैदान को कितने उपभागों में बांटा जाता है तो पश्चिमी तटीय मैदान को 5 उपभागों में बांटा जाता है। सबसे पहले मिलता है कच्छ का, फिर गुजरात का, फिर कोंकण का, फिर मालाबार, फिर दक्षिणी तटीय मैदान। तो यह हमको क्लियर रखना है। अर्थात अगर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। कच्छ का रण ए है तो ये हो गया कच्छ का मैदान। क्या हो गया? कच्छ का मैदान हो गया। ये जो सेक्शन है यह आपका गुजरात का मैदान कहलाएगा, तापी नदी तक का। कौन सा मैदान कहलाएगा? गुजरात का मैदान। फिर इसके पश्चात गुजरात से गोवा तक का जो मैदान यह कोंकण का मैदान कहलाता है। कौन सा मैदान कहलाता है? कोंकण का मैदान। उसके पश्चात कन्नड़ और मालाबार आता है। तो कभी काल कन्नड़ और मालाबार को एक ही नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं मालाबार तट। और उसके पश्चात जो साउथ वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं दक्षिण का मैदान। तो यहाँ पर टोटल 5 भाग हो गया। एक कच्छ का मैदान, एक गुजरात का मैदान, एक कन्नड़ का मैदान या कोंकण का मैदान, उसके पश्चात मालाबार और उसके पश्चात दक्षिण का मैदान। तो यहाँ पर 5 टोटल उपभाग हैं मैदान के। और इसी संदर्भ में हमको क्या करना है? यहाँ पर समझना है। तो इसी संदर्भ में हमको क्या करना है? देखना है। तो यहाँ पर ये हो गए 5 भाग। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और एक एक के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कच्छ का जो प्रायद्वीपीय मैदान है इसके विषय में अगर देखा जाए तो कच्छ एक प्रायद्वीप है, किंतु इसको देश की मुख्य भूमि से अलग करने वाली खाड़ी है रन ऑफ कच्छ। वहां पर जो खाड़ी है उसका नाम है रन ऑफ कच्छ है जो इसको सेपरेट करता है। और इतनी उथली है कि शुष्क ऋतु में कुछ मुख्य भूमि से मिल जाता है। स्वाभाविक सी बात है, हमने पहले ही कहा है कि कच्छ के रण में वैसे लूनी नदी अपने जल का प्रवाह करती है, लेकिन इसमें जल का अभाव होता है, इसलिए यह एक दलदलीय क्षेत्र होता है या शुष्क क्षेत्र हो जाता है। वर्षा ऋतु में तो जल रहता है, शेष समय यहाँ पर जल का अभाव हो जाता है, तो वह यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है। साथ में वर्षा ऋतु में इससे अलग हो जाता है। और कच्छ का जो मैदान है नमकीन रेतीला मैदान है। कैसा मैदान है? नमकीन और रेतीला मैदान है। यह समुद्र के नीचे रह चुका है। वर्षा की कमी के कारण यह शुष्क और अर्धशुष्क मैदान है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में है और अरावली के पश्चिम में होने के कारण यहाँ वर्षा का अभाव होता है। क्योंकि जो भी अरब सागर के शाखा वाली जलधारा है या वर्षा है यह सीधे पहुँचती है वर्षा कराते हुए कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के पास पहुँचती है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर बंगाल की खाड़ी की शाखा से इसका कॉम्पैक्ट होता है और वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। साथ में यह अनावृत समतल मैदान की भांति है। कहीं कहीं बालू व चट्टानों के द्वीप उभरे दिखाई देते हैं। साथ में प्रायद्वीप के मध्य में गिरनार नाम की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। और वर्षा के दिनों में यहाँ बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि रेतीला क्षेत्र है, हमेशा पानी रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पर
जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इसलिए थोड़ी सी बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है और बारिश समाप्त क्षेत्र हमारा अर्धशुष्क और शुष्क हो जाता है। यह जो व्याख्या है यह कक्ष प्रायद्वीप के मैदान के विषय में है। आप लोग मैप में बहुत बेहतर ढंग से कक्ष का जो प्रायद्वीप है उसको देखिएगा, तो कक्ष का प्रायद्वीप वही है जो हमने आपको मैप में शुरू में दिखाया है। ये आपका जो सेक्शन है यह है कक्ष का प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा यही है कक्ष का प्रायद्वीप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगर देखें तो अगला मैदान है गुजरात का मैदान, अर्थात कक्ष के मैदान के पश्चात आगे जब बढ़ते हैं तो मिलता है गुजरात का मैदान। और गुजरात के मैदान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह मैदान कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व की ओर फैला है। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान और खंभात की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खाड़ी जो मिलती है उसका नाम है खंभात की खाड़ी, जिसको कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जाते हैं। तो खंभात की खाड़ी है, कच्छ के पास कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर मिलती है खंभात की खाड़ी, जहाँ पर तापी और नर्मदा नदी अपने जल का विसर्जन करती है। तो वही लिखा है, अर्थात खंभात की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र शामिल है। इसका ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। यहाँ पर तापी है, माही है, साबरमती है, नर्मदा और तापी नदी देखो 2 बार हो गया तो 1 ही बार लिखिएगा। नदियां बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो जो ये नदियां हैं जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि साबरमती है, माही है, नर्मदा है, तापी है, ये नदियां अपने जल का जहां पर विसर्जन करती हैं वह कच्छ का नहीं खंभात की खाड़ी है। जबकि जो हमारी लूनी नदी है या उसके साथ जब हम बात कर रहे थे बांदी, सुकरी, जवादी, ये नदियां या बनास नदी जो है पश्चिमी बनास, यह जहां पर अपने जल का विसर्जन करती है वह कच्छ का रण है और वहां पर मिलती है कच्छ की खाड़ी मिलती है। इन नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में कांप जमा कर दिया है। कांप का मतलब होता है जलोढ़ ला करके जमा कर दिया है। इसलिए जो गुजरात का मैदान है काफी चौड़ा है, 80 किलोमीटर चौड़ाई गुजरात के मैदान की मिलती है। यह आपको पहले ही बताया गया कि कच्छ का मैदान और गुजरात का मैदान, साथ में जो कोंकण का मैदान है, यहाँ पर चौड़ाई जो हमारे पश्चिमी तटीय मैदान है इसकी व्यापक है। उसके पश्चात जब बढ़ते हैं गोवा और केरला के पास तो वहां पर मैदान की चौड़ाई कम हो जाती है। तो वह संदर्भ यहाँ पर लिखा गया है। और यह समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। जब यहाँ पर काफी व्यापक मात्रा में अवसाद डिपॉजिट किए जाते हैं तो इसका परिणाम ये निकलता है कि जो ढाल है ढाल मंद हो जाता है। तो वह यही संदर्भ लिखा है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई बहुत व्यापक नहीं है या बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं मिलती है सी लेवल से। साबरमती के मुहाने पर तो यह केवल 12 मीटर तक ही ऊंचा है सगर इससे सी लेवल से। तटीय क्षेत्रों में ज्वार का जल भरते रहने के कारण नमकीन दलदल पाए जाते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन है और कोस्टल रीजन पर ज्यादातर जल हमारे खारी जल का यहाँ पर प्रवाह होता है, इसलिए यहाँ पर जो जल है ये कैसा होता है, नमकीन होता है। जबकि भीतरी भागों में उपजाऊ कांप भूमि पर कृषि की जाती है। जो इंटरनल हमारी लैंड होती है यहाँ पर देखा जाए जल थोड़ा कम नमकीन होता है, क्योंकि इंटरनल पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर खारापन कम हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो जलोढ़क मृदा ही है वहाँ पर हम लोग कृषि का भी व्यापक स्तर पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो अगला मैदान है उसके संदर्भ में देखिए, अगला है कोंकण का मैदान। हम लोग इसको पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत तो समझते हैं, लेकिन जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में इन सभी संदर्भों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कोंकण का जो मैदान है यह दमन से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, अर्थात तापी नदी से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है तो गोवा तक फैला हुआ है। इसको हम कहते हैं कोंकण का तट या कोंकण का मैदान। और इसकी जो लंबाई है लगभग 500 किलोमीटर लंबाई में है और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। सामान्य बातें पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और यह मैदान काफी कटे फटे हैं। मुंबई द्वीप के चारों ओर फैली उल्हास की थाना संकीर्ण घाटी सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली घाटी है। यह नाम आपसे पूछा जा सकता है कि उल्हास की थाना संकीर्ण घाटी ये कहां पर है, तो मुंबई के पास में देखने को मिलती है, जो द्वीप के दक्षिणी भाग पर अति सुंदर प्राकृतिक पृष्ठ प्रदेश प्रदान करती है। और कोंकण के पश्चिम तट की ढलने वाला, यहाँ पर लिखिएगा ढलाने लावा की काली मिट्टी भी बनी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको नहीं समझना है, बस समझना है कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है यह कच्छ है, गुजरात है, कोंकण है। कोंकण की व्याख्या यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है, बस एक बार आप संक्षेप में पढ़ लेंगे आपको बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और यह काफी उपजाऊ सॉइल है, यह भी हमको ध्यान में
रखना है। इसी प्रकार जो अगला तटीय मैदान है अगर उसको देखा जाए तो ये है मालाबार का तटीय मैदान। और मालाबार वैसे हमारा जो घाट था वैसे इसमें हमारा कन्नड़ का तट आता है और मालाबार आता है, जो गोवा से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है तो नीलगिरी की पहाड़ी तक पहुंचता है। और उसी संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है कि मालाबार जो तटीय मैदान है यह मैदान गोवा से लेकर के मंगलौर अर्थात वो नीलगिरी वाला जो सेक्शन है वहां तक फैला हुआ माना जाता है। और इसकी लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है और यह प्राचीन रूपांतरित चट्टानों द्वारा निर्मित है। इसका तट काफी कटा फटा है और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली अनेक छोटी छोटी कांप व तीव्रगामी नदियों ने यहाँ भारी मात्रा में अवसाद एकत्र करके भारी मात्रा में अवसाद एकत्र करके कांप के मैदानों का निर्माण किया है। कांप यानी जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। तो वह उसी संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है। और जलोढ़ मृदा से निर्मित अगर कोई सेक्शन होता है तो काफी ज्यादा उपजाऊ भी होता है। साथ में यहाँ पर लेटराइट की पहाड़ियां भी मिलती हैं। वैसे लेटराइट सॉइल क्या होती है इसकी चर्चा तो अलग से करनी ही पड़ेगी जब हम लोग मृदा का डिस्कशन करेंगे कि जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और यहाँ पर वृक्षों का कटाव कर दिया जाता है तो वहां की मृदा कैसी हो जाती है, लेटराइट हो जाती है, या उसी संदर्भ में लिखा गया है। तट के ऊपर लहरों का भी प्रभाव रहता है और समस्त तटभूमि पालुका स्तूप पर पाए जाते हैं। गोवा के पश्चिम में मांडोवी जुआरी खाड़ी सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी के रूप में, किस रूप में, खुली खाड़ी के रूप में यहाँ पर आपके सामने परिलक्षित होती हैं। साथ में यहाँ पर देखा जाए कि जो इस क्षेत्र है किस प्रकार के प्रोडक्शन के लिए बेहतर माना जाता है तो यहाँ पर सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल आदि अधिक रूप में पैदा होते हैं। तो यह आपका बेसिकली मालाबार तट का बेसिक विस्तार है। आपसे पूछा जा सकता है कि मालाबार तट और मालाबार जो घाट है दोनों में डिफरेंस है। मालाबार तट और मालाबार तटीय मैदान डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तटीय मैदान एक अलग विषय है, घाट एक अलग विषय है। तो दोनों को आप डिफरेंस क्लियर रखिएगा और उसी अनुसार आपको जवाब देना है। चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पर अगला जो लास्ट हमारा मैदान है यह है दक्षिण का तटीय मैदान। अगर दक्षिण के तटीय मैदान की बात करें तो यह मुख्यतः केरल का तटीय मैदान है। किसका तटीय मैदान है? केरल का तटीय मैदान है, जो मंगलौर से कुमारी अंतरित तक फैला हुआ है। जबकि हम लोग जो पश्चिमी घाट की चर्चा कर रहे थे तो एक था उत्तरी सह्याद्री, एक था मध्य सह्याद्री, एक था दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री को ही हम लोग मालाबार कहते हैं, जिसका विस्तार कहाँ तक था? नीलगिरी से कन्याकुमारी तक था। लेकिन यहाँ पर मंगलौर से लेकर के जो कन्याकुमारी वाला सेक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी तटीय मैदान कहते हैं। तो दोनों को डिफरेंस करके समझिएगा, आपस में मिक्सअप न करिएगा। तटीय मैदान एक अलग है और आपका घाट एक अलग विषय है, दोनों सेम नहीं है। और इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और यह काफी चौड़ा तटीय मैदान है। इसकी भी चौड़ाई काफी व्यापक है और इसमें लंबे और संकरे प्रवाल भित्तियां, प्रवाल के मध्य में लैगून पाया जाता है। जब कोई प्रवाल एटाल का रूप धारण करती है तो एटाल के मध्य में जो लैगून होता है अर्थात जो झील होती है उसी को लैगून कहते हैं। यहाँ पर कयाल भी मिलती है, मतलब बहुत सारी झीलें भी पाई जाती हैं और नदियों के मुहाने पर बालू जम जाने से भी झीलों का निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं पर आपको वेम्बनाड झील भी देखने को मिलता है और वेम्बनाड झील में ही एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जहाँ पर विश्व का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 47A। हम लोग डिस्कस किए हैं, याद करिएगा प्रीवियस क्लास को। और इन झीलों को परस्पर नहरों द्वारा मिला दिया जाता है और लोग उसमें नौकाओं द्वारा यात्रा करते हैं, व्यापार करते हैं। कोचीन का बंदरगाह इसी प्रकार की झील के मुहाने पर गहरा करके बनाया गया है। कोचीन का मैदान इसी प्रकार का एक मैदान है। तो यह जो विषय वस्तु थी और यहाँ पर भी नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसालों का व्यापक स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो यह जो चर्चाएं थी यह बेसिकली पश्चिमी तटीय मैदान के विषय में थी। इसी प्रकार चर्चाएं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के विषय में भी करेंगे और साथ में इसी प्रकार हम लोग चर्चाएं द्वीपीय क्षेत्रों का भी करेंगे। तो अगला जो हमारा एपिसोड आने वाला है उसमें हम लोग पूर्वी तटीय मैदान का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।